बुक स्टोर के प्रोजेक्ट में हम लोग हैं, और बुक स्टोर के प्रोजेक्ट में हम लोगों ने लास्ट क्लास में लॉगिन को तैयार किया था, जिसमें हम लोग टोकन जनरेट कर पा रहे हैं। और टोकन जनरेट होने का मतलब ये है कि आपका पूरा लॉगिन सिस्टम काम करेगा, अब आगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अब हम लोगों को आगे कार्ट पेज डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, जिसमें हम लोग ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें तो वो कार्ट ऐड हो जाए, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लोग है ना एक मिडलवेयर बना सकते हैं जो कि ये चेक कर लेगा कि लॉगिन है या नहीं है। तो ये चीज़ करने से पहले हम लोग पहले कार्ट का पेज डिज़ाइन करते हैं, फिर कार्ट के ऊपर जा बाकी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कार्ट का पेज वैसे ही डिज़ाइन होगा जैसे बाकी पेजेस डिज़ाइन होते हैं। और हम लोग यहाँ पर अभी फ़िलहाल सारे फाइल को, ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर में कहीं पे भी अपना कार्ट पेज डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको किसी पेज में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे रजिस्टार है, लॉगिन है, आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, इसी तरीके से आपको एक पेज कार्ट का बनाना है। तो आप नॉर्मली कार्ट को ऑपरेट करने के लिए कार्ट नाम का फ़ोल्डर बना लेंगे और उसके अंदर में page.jsx, ये मेरा एक कंपोनेंट बना जो कि सर्वर कंपोनेंट है फ़िलहाल, और इसके अंदर डिज़ाइन करेंगे हम अपना पूरा कंप्लीट कार्ट। तो नॉर्मल कार्ट के ऊपर जो है डिज़ाइन कैसा होगा वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। फ्लिक्स, ठीक है। और फ्लिक्स के अंदर में दो सेक्शन बनाएंगे हम लोग, एक डिव क्लास नेम, एक हो गया डब्ल्यू डैश, मान लो 4/5, यानी 5 हिस्से में से 4 हिस्सा इसके पास है, और ये एक सेक्शन हो गया। और इसी तरीके से दूसरा सेक्शन होगा 1/5। तो टोटल मिलाकर हमें यहाँ पर ऐसा एक बड़ा डब्बा और एक छोटा डब्बा को कंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें हम कलर डाल के देख सकते हैं कि हाँ वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम नॉर्मली अभी कलर डालेंगे और देखेंगे कि वो साइज़ जो हमको चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। BG-ग्रीन, बाद में ये हटा दूंगा, ठीक है, H-36। तो ये पेज एक्सेस करने पर मुझे मिलना चाहिए, तो मैं दिखाता हूँ आपको, स्लैश कार्ट, ठीक है। तो जब मैं इस पेज को एक्सेस करूँगा तो मुझे ये हरी वाली पट्टी और रेड वाली पट्टी दिख रही है, जिसका मतलब है मेरा डिज़ाइन जो हमको चाहिए वो मिल गया। PX, आप इसको 10% का पैडिंग दे सकते हैं, PY पैडिंग टॉप दे सकते हैं या मार्जिन टॉप दे सकते हैं। देखिए, तो ये एरिया है मेरा, इसमें थोड़ा सा बॉक्स ये वाला छोटा हो गया, तो इसको 3 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं, तो इससे ये वाला ग्रीन वाला साइज़ बड़ा हो जाएगा। नहीं, ज़्यादा बड़ा हो गया। कुछ और उपाय लगाते हैं। तो इसमें कहते हैं कि 8/6 और इसमें 2/8, ऐसे। तो पैटर्न अपने हिसाब से डिज़ाइन किया जा सकता है। 2/8 और ओ सॉरी, चलो 8/10 और यहाँ पे 2/10। अब कैसा आएगा? क्या गड़बड़ कर दिया? 6 6, इधर दे देते हैं 5 और इधर दे देते हैं 1। देखो, ये थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, इसको 4, इसको 2, जो हमको साइज चाहिए, हाँ मिल गया, ठीक है। तो हमको ऐसा एरिया चाहिए जिसमें हम इस तरफ डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्स ऐड कर सकें और इधर प्रोडक्ट ऐड कर सकें, इसलिए हम इसका जगह बनाए ऐसा। तो अब हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा कार्ड्स को दिखाने का, कैसा बनेगा, कैसा डिज़ाइन होगा, वो सब। तो उसके लिए हम कंपोनेंट रेंडर कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है, और कंपोनेंट के अंदर ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम इसको कट कर लेते हैं और कट करके हम एक कंपोनेंट के पास लेके जाते हैं। कंपोनेंट यहाँ पे फ़ोल्डर, यहाँ पे हम लिखते हैं कार्ट पेज या कार्ट page.jsx। ये मेरा लिए एक कंपोनेंट होगा जो कि क्लाइंट बेस कंपोनेंट है, और इसके अंदर ये सारा काम करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक मास्टर डिव होगा, इसका नाम क्लास नेम है फ्लिक्स-1, और ये यहाँ पर तो एक दूसरे के बगल में आएगा। ये कार्ट पेज नाम का जो फोल्डर बना है, ये कंपोनेंट बना है, इसको यहाँ रेंडर कर लेंगे, कार्ट पेज, ठीक है, इजी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो आउटपुट आना है जो उधर से आ रहा है। कंपाइल होने देते हैं, देखिए आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर में आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट जो है जिसमें हम BG रेड रखा है, वो वाला पार्ट में एक्चुअली छोटे छोटे कार्ड्स बन के आएंगे, जिसको हम यहाँ पर डिवीज़न क्लास नेम में यहाँ पे BG-वाइट और
बॉर्डर हल्का सा दे देंगे, राउंडेड दे देंगे, और इसके बाद इसको अंदर ले लेंगे फ्लिक्स लगाकर। इसके अंदर डिज़ाइन जो है वो हम लोग इस तरह से करेंगे कि एक साइड में इमेज आ जाए, W-1/10 ऐसे करके हम इमेज का जगह बना लेते हैं, और इमेज बेसिकली यहाँ पे दिखेगा। तो अभी फ़िलहाल जो इमेजेस है मेरे पास वही दिखाना होगा, तो IMG टैग यूज़ करते हैं अभी फ़िलहाल, क्लास नेम, और ये मेरा इमेज का एरिया होगा, ठीक है। इमेज सेल्फ क्लोजिंग होता है, और इसमें क्लास नेम में लगाकर लिख देंगे कि ये पूरा एरिया कवर करे, ठीक है, या W- ठीक है। ये 2 जगह पे हो गया है, इसको एक जगह करना। SRC मैंडेटरी होता है, तो SRC अभी फ़िलहाल ब्लैंक है, तो SRC नहीं है मान लो। इसके बाद div, ये वाला क्लास और क्लास नेम, और यहाँ W-9/12, तो इसको कर देते हैं 3/12। लीजिए हो गया। अब ये इसके अंदर में हमको एक फ्लिक्स और फ्लिक्स डैश कॉल लगाना है ताकि हम अपने हेडिंग्स वगैरह डाल सकें। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल आ जाएगा बेसिकली, और उसके जस्ट नीचे प्रोडक्ट की कैटेगरी दिखा सकते हैं, जैसे कि H6 का मदद से मान लो ये बुक जो है वो क्राइम कैटेगरी का। इसके जस्ट नीचे हमको बाकी और काम करने हैं। ये इस तरह से हम डिज़ाइन कर रहे हैं, और इसमें जब कंटेंट आएगा तो ये दिखेगा ज़्यादा अच्छा। इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लिक्स और फ्लिक्स डैश 1, और क्या है कि इसके अंदर में एक दूसरे के बगल में कुछ बटन्स बनाने हैं। तो पहला बटन जो बनेगा वो लिंक टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग चाहें तो, लिंक, और इसमें href लिंक इंपोर्ट करना ज़रूरी रहेगा, और क्लास लगाकर bg-red 500, टेक्स्ट वाइट, और बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, px3 py2, और इसमें जो लिंक के ऊपर लिखा रहेगा वो लिखा रहेगा माइनस। इसका टेक्स्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं, टेक्स्ट 2XL, ठीक है। देखिए ये माइनस बटन बन गया। ऐसे ही हमको एक प्लस बटन चाहिए, लेकिन उसका कलर जो होगा वो ग्रीन होगा। ये क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं। ये सर देखिए, ठीक है। इसके बीच में हमको एक स्पैन बना लेना है, क्लास नेम, और इसमें भी वो चीज़ें px3 py2 टेक्स्ट 2XL, और ये यहाँ पे स्पैन। तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगी वो दिखेगा, देखो इस तरह का, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा राउंडेड, और इसमें भी थोड़ा सा राउंडेड लगा देते हैं, राउंडेड डैश LG, तो थोड़ा सा कर्व होगा, ये ठीक लगेगा दिखने में। इसके अलावा जो बॉर्डर जहाँ लगाए हैं यहाँ पे थोड़ा पैडिंग की ज़रूरत है, चारों साइड से पैडिंग चाहिए। ये आ गया। ये प्रोडक्ट का इमेज यहाँ पे दिखेगा, इसलिए हम यहाँ पे इमेज को अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर पा रहे। स्लैश देकर हम कोई पेज इमेज का नाम अभी मान लेते हैं। पब्लिक फ़ोल्डर में रहता है इमेजेस, या बुक इमेजेस में जाकर कोई भी इमेज का नाम को कॉपी कर लेते हैं और उस नाम को यहाँ पे ट्रीट कर लेते हैं। स्लैश बुक अंडरस्कोर इमेजेस स्लैश ये, तो एक इमेज आ गया यहाँ पे, ताकि दिखे कि ऐसा प्रोडक्ट दिखेगा। अब इसमें क्या है कि हम लोग को इसका हाइट फिक्स करना होगा। क्लास नेम में ही H-36 देखते हैं क्या होता है, हाँ, और ऑब्जेक्ट डैश कवर, तो थोड़ा कटा हुआ आएगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है। और ऑब्जेक्ट डैश टॉप, इसका मतलब हमको ऊपर का हिस्सा दिखाना है, तो ऊपर के हिस्से के लिए हम ऑब्जेक्ट डैश टॉप लिखा है, बट ये टॉप काम नहीं करेगा, हाइट अभी कम है। खैर इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, उतना इशू नहीं है। और जो सेकेंड पार्ट है ये वाला, इसमें थोड़ा पैडिंग चाहिए, थोड़ा ये अलग हो गया। और जो टाइटल है किताब का उसको थोड़ा बोल्ड करना होगा, क्लास नेम, और यहाँ पे टेक्स्ट डैश 2XL या XL, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड,
और जो क्राइम है लिखा हुआ इसको थोड़ा छोटा करना होगा, क्लास नेम और टेक्स्ट डैश SM या एक्सेस। क्या हो गया? ठीक है, तो छोटा सा दिखे काफ़ी रहेगा। और इसमें थोड़ा मार्जिन टॉप लगा देते हैं, जो क्वांटिटी है वो दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पर हम एक बटन देंगे जो कि रिमूव करने का होगा, और उस साइड में डिज़ाइन अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी सोच रहे हैं करने का। इसमें थोड़ा शैडो दे देते हैं, थोड़ा सा अलग दिखेगा, बाद में शैडो हटा देंगे। खैर, इसमें गैप लगाते हैं, ये और ये दोनों के बीच में गैप नहीं आ रहा है, तो नॉर्मली गैप यहाँ पे लिखते हैं। देखो ये गैप अलग हो गया। अब जो ग्रीन वाला एरिया है इसमें हम लोग को डिज़ाइन करना है प्रोडक्ट के प्राइस ब्रेकिंग के बारे में। तो हम लोग नॉर्मली H2 का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे प्राइस ब्रेकिंग या ब्रेक, या प्राइस डिटेल आप लिख सकते हो। तो जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। इसके प्राइस डिटेल लिखने से पहले एक कार्ड बना लेना चाहिए था हमको, जिसमें बॉर्डर वगैरह आ जाता और शैडो वगैरह दिखता। तो इस तरीके से, और इसके बाद जो है ये स्पेस एक्स्ट्रा है, और इसके जस्ट नीचे हम लोग टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, चाहे तो ULLI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिव क्लास नेम, और यहाँ पे डाल दिया फ्लिक्स डैश कॉल, और ये यहाँ पर क्लोज़। अब इसके अंदर में क्या करना है कि एक डिव बनाना है, जैसे ऐसे डिव बनाया, क्लास नेम और क्लास नेम, और यहाँ पर हम लोग बेसिकली लिखेंगे फ्लिक्स, और ये डिव क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे मान लो टोटल प्राइस, ठीक है। तो इस तरह से दिखेगा जो हम इमेजिन कर पा रहे हैं। रिफ्रेश होने देते हैं। अब ये एक दूसरे के नीचे दिखे, इसके लिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्लिक्स डैश कॉल, नीचे दिख रहा है। और जो प्राइस का साइज़ है यहाँ पे ये LG कर देते हैं, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के बगल बगल में ना दिखे, दूर दूर दिखे, तो इसके लिए जस्टिफाई बिटवीन है, लगा दिया। तो ये इस कोने चला जाएगा और प्राइस कितना है वो बता देगा। तो ये रुपी सिंबल में दिखाएंगे, बट अभी फ़िलहाल यहाँ पे और भी चीज़ें करते हैं, जैसे क्वांटिटी कितना है। क्वांटिटी तो एक्चुअल एक्सप्लेन नहीं करना है। टैक्स कितना लगा है वो डॉलर के साइन में हम दिखा देते हैं कि टैक्स $10 लगा है मान लो। यहाँ पे एरर है, कर्ली ब्रैकेट का कुछ एरर आ गया। ये छोटी ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में एरर कहाँ है आ गया? वही देख रहे हैं हम, छूट गया, एक क्लोजिंग छूट गया ना, ये वाला क्लोजिंग छूट गया था। खैर, तो ये प्राइस हो गया, प्राइस का यहाँ पे टैक्स हो गया। इसका डिस्काउंट अमाउंट के बारे में बात करेंगे, जैसे डिस्काउंट और इसके बाद टोटल, ठीक है। तो टोटल में क्या होगा कि टोटल देखो हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें इधर इंफॉर्मेशन में आ जाएंगी, जो कि प्राइस टोटल कार्ड का इंफॉर्मेशन देगा, और उसके बाद यहाँ पे पे का बटन होगा बेसिकली। तो जो कार्ड है जिसमें हम लोग फ्लिक्स लगाए हैं ये वाला, इसका जो एंडिंग है, इसके बाद हम लोगों को एक डिफ तैयार कर लेना है, क्लास नेम, और ये फ्लिक्स हो जाएगा। थोड़ा गैप दे देंगे, गैप, और उसके अंदर में एक लिंक टैग का बटन, लिंक, और उसके बाद उसमें HREF जो कि फ़िलहाल अभी यहाँ पे खाली रहेगा, और क्लास नेम
और क्लास नेम में हम लोग डाल देंगे कि बटन का डिज़ाइन चाहिए। तो बटन का डिज़ाइन चाहिए तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे BG डैश ग्रीन और 600 टेक्स्ट डैश वाइट PX3 PY2 और बीच में जो लिखा रहेगा वो लिखाएगा पे या चेकआउट। ठीक है, 2 बटन रहेगा एक्चुअली। तो हम लोग पहले एक बटन बना लिया है, आउटपुट देख लेते हैं, डिज़ाइन ठीक रहेगा तो दूसरा बटन भी। ये बटन बन गया है, एक ऐसे ही बटन और चाहिए, तो उसका नाम होगा मोर शॉपिंग। और शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। तो इसका कलर इंडिगो कर देते हैं। ठीक है, इंडिगो। और ठीक है, तो ये 2 बटन्स हैं, दोनों बटन का जो साइज़ है वो हम लोग को फ्लिक्स 1 लगा कर बड़ा कर देना है। 1 मिनट, मैं मल्टी कर्सर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ और यहाँ फ्लिक्स 1। तो इससे बटन्स बड़े हो गए और टेक्स्ट सेंटर कर देना है ताकि ये टेक्स्ट बीच में आए। ठीक है, और यहाँ पर गैप जो हम दिए थे ये थोड़ा पैडिंग भी दे देंगे PY4, तो थोड़ा अंदर की तरफ आएगा। अब देखो ये 2 बटन है मेरे पास, एक बटन का काम है चेकआउट करके अगला पेज में जाना और एक बटन का काम है पीछे लेके जाना और शॉपिंग करने के लिए। इसमें तो इसका लिंक पता है हमको, इसलिए डाल देते हैं। तो ये है मेरा, ऊपर में कार्ट का हेडिंग होना चाहिए, तो ये चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। कार्ट का पेज जो बना रहे थे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं। तो डिवीज़न क्लास नेम और लिख देंगे यहाँ पर फ्लिक्स डैश 1 और इसके अंदर में एक H1 का इस्तेमाल करेंगे और क्लास नेम और लिखेंगे टेक्स्ट डैश 3XL या 2XL और फॉन्ट सेमी बोल्ड और ये लिखेंगे योर कार्ट। ठीक है, और जो गिनती करके वैल्यू होगा वो यहाँ दिखा देंगे। तो ये इसे दिख रहा है इसलिए क्योंकि फ्लिक्स कॉल लगाना पड़ेगा, फ्लिक्स डैश कॉल। देखो योर कार्ट आ गया ऊपर में, इसको थोड़ा डिस्टेंस देते हैं MY 3 या 4, तो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा योर कार्ट और कार्ट का पेज डिज़ाइन तैयार। तो नॉर्मली जब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट यहाँ आके ऐड हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा पहले मॉडल। डिज़ाइन तो तैयार हो गया, अब हम लोग मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग को मॉडल चाहिए होगा ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑर्डर। तो पहले हम क्या करते हैं, हर एक ऑर्डर है मेरे पास, एक डेटा है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर आइटम्स हैं। ठीक है, ऐसा कंसेप्ट तैयार करते हैं। तो पहले हमको ज़रूरत पड़ेगा ऑर्डर आइटम की .js। अब जैसे मेरा मॉडल बनता है वैसे बनाएंगे, जैसे कि एक्सपोर्ट देख लो, यहाँ पे बाकी जगह पे आप देख रहे हैं कि आपको पहले स्कीमा बनाना पड़ता है और फिर इसका मॉडल एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एग्जैक्टली आप यहाँ पे ऐसे करेंगे, इंपोर्ट मंगूज़ फ्रॉम मंगूज़। इसके बाद आप स्कीमा बनाएंगे, जैसे कि आप इसका नाम रख लोगे लेट, मान लो इसका नाम रख लिए ऑर्डर आइटम स्कीमा, ऑर्डर आइटम स्कीमा। ठीक है, और फिर न्यू कीवर्ड और मंगूज़ डॉट स्कीमा, और इसके अंदर में आपको कॉलम वाइज सब कुछ डालना होगा। अब स्कीमा में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बुक का आईडी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्वांटिटी कितना वो चाहिए। तो बेसिकली ऑर्डर आइटम बुक आईडी जो है वो बुक के मॉडल से आएगा और उसका रेफरेंस बुक भी है। अगर आपका रेफरेंस ऐसे काम नहीं करता तो आपको पता है कैसे लाना है। दूसरा है क्वांटिटी, कितना बुक आपको ऑर्डर करना है। तीसरी चीज़ होगी कि क्वांटिटी। इसके अलावा आपको स्कीमा में चाहिए होगा किस यूज़र का है, ये भी चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और इसके लिए आपको ये सारे डेटा स्टोर करने हैं। तो यूज़र आईडी में क्या होगा कि यूज़र आईडी में ये बताना होगा आपको कि कौन से मॉडल से आ रहा है। तो यूज़र आईडी भी ऑब्जेक्ट होगा और वो रेफरेंस यूज़र मॉडल को करेगा। यूज़र मॉडल को क्यों करेगा, क्योंकि किस यूज़र का ये ऑर्डर है ये पता लग जाए। तो 3 चीज़ें सामने आ गई। पहला ऑर्डर आइटम मतलब प्रोडक्ट आइटम, बुक आईडी जिसको कहते हैं, क्वांटिटी कितना है, और ये यहाँ पे एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है वो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो डिफ़ॉल्ट में 1 डाल देना, यानी क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। जैसे हम पहला ऑर्डर करेंगे उसमें क्वांटिटी ऐड होगा। तो हम लोग ये चीज़ कर लिए और ये यूज़र आईडी है जिससे रेफरेंस ये होगा
कि ये रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यूज़र आईडी डालेगा, ये बुक आईडी डालेगा और ये क्वांटिटी डालेगा। तो 3 चीज़ें यहाँ पे अभी हम तैयार किए हैं। और कोई चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे तो शायद नहीं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। हम इससे अब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और मंगूज़ का पूरा काम कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मंगूज़ मॉडल ऑर्डर आइटम और उसका मॉडल का नाम जो है वो रहेगा। एक और मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इसके 1 to many के कंसेप्ट में आएगा, ऑर्डर .js। तो ऑर्डर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा वो देखो, इंपोर्ट मंगूज़, और इसके बाद हम फिर एक स्कीमा बनाएंगे और उसका नाम होगा कॉन्स्ट या लेट, जो भी आप ऑर्डर स्कीमा में हम लिखेंगे न्यू मंगूज़ डॉट स्कीमा। और इसमें हमको क्या क्या रखना है, तो देखो इसमें हम लोगों को कई चीज़ें रखनी होंगी, जैसे यूज़र का आईडी, और बुक बिल्कुल नहीं चाहिए इसमें, तो मुझे इसको फॉलो नहीं करना है। यूज़र आईडी, किस यूज़र का स्कीमा है, ये बहुत ज़रूरी होगा। और इसके अलावा उसका टाइप रिक्वायर्ड रेफरेंस, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को चाहिए होगा एक मिनट, एक गलती और हो रहा है, ये किस ऑर्डर का है ये नहीं पता, ये भी ऐड करना। तो ऑर्डर आईडी यानी किस ऑर्डर का ये आइटम है वो भी जानना ज़रूरी है। तो रेफरेंस के तौर पे इसमें ऑर्डर रहेगा। चलिए हो गया। तो ये यहाँ पर यूज़र आईडी किस यूज़र का है ऑर्डर वो आएगा। दूसरी चीज़ जो आएगी वो ये है कि कब ऑर्डर हुआ था, डेट, ऑर्डर डेट, ऑर्डर कब हुआ था, इसके लिए एक कॉलम रखना पड़ेगा, डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो किस डेट को हुआ था वो, और डेट टाइप रख सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट जो है वो उस टाइम का डेट ले लेगा जब इंसर्ट कर रहा होगा। इसके अलावा हमको ऑर्डर आइटम की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, चलिए ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज़ जो हम लोग को इंसर्ट करनी हो, जैसे कूपन आईडी, तो कूपन एक मॉडल होगा जो कि बेसिकली कूपन आईडी को रेफरेंस करेगा। वो सुन लो क्या करना है, इसको बाद में जोड़ते हैं, ठीक है। कूपन आईडी को बाद में जोड़ेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे किस यूज़र का है वो ठीक है, और क्या ऑर्डर का डेट है वो ठीक है, और स्टेटस ऑर्डर्ड, ये एक बुलियन डेटा टाइप होगा, टाइप बुलियन, और बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स, ठीक है। और ये यहाँ पर छोटी ब्रैकेट बंद और सेमी कॉलम बंद। ये देखो स्कीमा तैयार, ऑर्डर तैयार, ठीक है। तो जितना कॉलम हम इसमें ऐड किए हैं, यानी ऑर्डर स्कीमा में, तो नॉर्मली हम एक ऑर्डर बना रहे हैं। हम तुमको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं, पेंट खोल के बताते हैं। रुको, देखो इसको कैसे हम लोग स्ट्रक्चराइज किए हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास अगर कोई एक ऑर्डर है, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई ऑर्डर है, मेरे पास। अब इस ऑर्डर का मतलब है कि मेरे पास कार्ट में इंफॉर्मेशन है। अब वो ऑर्डर, जब तक ये समझना है कि ऑर्डर मेरे पास है, और ऑर्डर के अंदर में एक ऑर्डर के अंदर में एक से ज़्यादा आइटम्स है। मान लो 3 प्रोडक्ट है, यानी 3 बुक मैंने ख़रीदा, तो एक ऑर्डर आइटम बना, दूसरा ऑर्डर आइटम बना, और तीसरा ऑर्डर आइटम बना। तो हर एक आइटम के पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन सा किताब खरीद रहे हैं, क्या क्वांटिटी का है, और किस यूज़र का है। ये बात तीनों को पता है, यूज़र आईडी, बुक आईडी, और यहाँ पर ऑर्डर हुआ है या नहीं हुआ, क्वांटिटी, ठीक है। ये तीनों इन्फॉर्मेशन सबके पास है, और बेसिकली लिंक हम लोग कर रहे हैं। तो जब हम ऑर्डर को फेच करेंगे तो उसके अंदर का ऑर्डर आइटम फेच होगा, और ऑर्डर आइटम को पता है कि कौन सा बुक हम खरीद रहे हैं और किस यूज़र को खरीदवा रहे हैं। तो नॉर्मली हर यूज़र के लिए अलग से एक कार्ड बन सकता है। इसमें जो ऑर्डर ट्रू या फॉल्स की वैल्यू है, यानी ये वाला वैल्यू है, जब वो पैसा दे देगा तो यही चीज़ फॉल्स की जगह ट्रू हो जाएगा, और जब तक वो पैसा नहीं देगा तब तक ये फॉल्स रहेगा, यानी कार्ट में रहेगा। पैसा देने का मतलब है कि अब माई ऑर्डर में दिखेगा वो, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर कार्ट का और एज वेल एज ऑर्डर का जो मॉडल होता है वो हम लोग तैयार कर लिए, और इस मॉडल के बिहाफ में अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो अब मेरे पास 2 मॉडल नए हैं, एक ऑर्डर और एक ऑर्डर आइटम। इसको थोड़ा देख लेना, अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको कल भी एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग एक ऑर्डर बनाएंगे पहले, उस ऑर्डर के अंदर फिर ऑर्डर आइटम्स डालेंगे। तो ऐसा लॉजिक लिखने के लिए या करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा कई सारी चीज़ों का, कई सारे लॉजिक्स का। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जब हम पेज को व्यू करते हैं, जैसे मतलब मेरे पास एक पेज है ये वाला व्यू,
तो यहाँ पे एक बटन होना चाहिए और वो बटन होना चाहिए ऐड टू कार्ट का। दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट के पास आते हैं, इस जगह पे जब हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक व्यू का पेज खुलता है और इसमें देखो ऐड टू कार्ट का बटन है। तो जब हम इस पर क्लिक करें, इसका मतलब है कि हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके जाएंगे। पहला, ये बुक कौन है, यानी बुक आईडी। फिर दूसरा कि लॉगिन जो किया हुआ यूज़र है वो कौन है, और इस पर क्लिक करने के बाद मेरा ऑर्डर जनरेट होगा, ऑर्डर आइटम जनरेट होगा। ऑर्डर आइटम का जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्डर में इन्फॉर्मेशन जनरेट हो जाएगा। मतलब कई सारे लॉजिक्स हैं जो हम लोग को यहाँ पे क्लिक करने से बिल्ड कराना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर हम लोग API बना लेंगे इस काम के लिए। ठीक है, तो API में जैसे हम लोग लॉगिन के लिए API बनाए हैं, वैसे हम लोग API बनाएंगे। यहाँ पे बेसिकली इसके फोल्डर को, फाइल को बना रहे हैं हम। नाम रहेगा कार्ट और उसके अंदर में रहेगा ऐड, उसके अंदर रहेगा route.js। तो फोल्डर स्ट्रक्चर क्या हुआ, API फोल्डर के अंदर cart/add/route। अब इसमें लॉजिक लिख सकते हैं। तो नॉर्मली हम एक्सपोर्ट लिखेंगे। एक्सपोर्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे फंक्शन का नाम बनाएंगे कॉन्स्ट, और फंक्शन जो होगा वो गेट मेथड पे अगर बना रहे हैं तो गेट मेथड पे होगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो हम भूल गए ज़रा सा, एक डायनेमिक राउटिंग भी करना होगा, क्योंकि हमको हर बार प्रोडक्ट के हिसाब से इंसर्ट करना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको एक डायनेमिक राउट बना के डालेंगे। तो एक फ़ोल्डर बना लेंगे इसके अंदर, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट, और इसमें लिखेंगे बुक आईडी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये डायनेमिक राउट हो गया। अब इसको इसके अंदर डाल देंगे तो मेरा अब परम्स एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो पूरा कार्ट का जो पाथ हुआ वो API/कार्ट, कार्ट के अंदर आने के बाद ऐड। अब जब रिमूव का बनाएंगे तो ऐसे ऐड की जगह रिमूव फोल्डर होगा। और ये बुक आईडी ये बता रहा है कि डायनेमिक डेटा लेने वाले हैं। तो अब डायनेमिक डेटा लेने के लिए हमको यहाँ पे REQ लिखने के बाद परम्स लिखना पड़ता है ना। और ये यहाँ पर मेरा एरिया। तो नॉर्मली हम इस एरिया में परम्स से कैट आईडी नहीं लेना है, बुक आईडी लेना है। क्या करना, ठीक है। तो लेट बुक अंडरस्कोर आईडी, स्पेस था ना, ऐसे ही था, बुक आईडी एक साथ था। बुक आईडी इज इक्वल टू REQ.params। REQ.params में भी जा सकते हैं और नॉर्मली params से भी जा सकते हैं। मैं आपको कई तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद आपको बेसिकली बुक को फाइंड कर लेना है, वो जो बुक जो आईडी से हम लोग लेकर आए। अवेट होने की वजह से इसको असिंग करना है और ये आपका तैयार हो गया। बुक मॉडल को कॉल कर लेना, बुक मॉडल को कॉल कर लिया। ठीक है, इसके बाद जब बुक मेरे पास आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये असिंक, हाँ ठीक है, बुक मॉडल मेरे पास आ गया। अब बुक मॉडल मिलने के बाद हम इसको नॉर्मली अभी चेक करने के लिए रिटर्न करते हैं बुक को, ताकि ऐसे नहीं रिटर्न करना है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स .json। तो हर स्टेज को चेक करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इतना काम करेंगे और चेक करते जाएंगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी क्या है कि बुक आईडी पास करने से बुक हमको मिलना चाहिए, राइट। तो हम लोग API को ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पे API के पास और एक API का एग्जांपल यहाँ डालते हैं, जैसे 3000 API/cart/add/ और यहाँ पे बुक आईडी चाहिए। तो बुक आईडी मेरे पास कहाँ मिलेगा वो देखना होगा। ये मंगूज़ में मिल जाएगा हमको, ऊपर भी है, हाँ यहाँ पे मिल जाएगा हमको। देखो ये है बुक आईडी, कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ अपने API में हिट करते हैं। तो जब हम इसको हिट करेंगे तो हमको यहाँ से रिटर्न चाहिए। अगर रिटर्न नहीं आ रहा है तो इसका मतलब दिक्कत है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर राउट फाइंड बाय आईडी बुक आईडी, ये परम्स में कुछ गलती कर दी है क्या? आई स्मॉल ही था, तो एक बार और टेस्ट। तो यहाँ भी मेरे बुक का इन्फॉर्मेशन आ गया, मतलब कहाँ, देखो बुक का इन्फॉर्मेशन आ गया। तो बुक का इन्फॉर्मेशन आने का मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ तक। तो बेसिकली हम क्या पहले निकाल लिए, बुक निकाल लिए। अगर बुक नहीं होगा तो इफ़ नॉट बुक, अगर बुक नहीं होगा तो मैसेज जनरेट करवाओ, और वो मैसेज क्या होगा कि बुक नहीं मिला तो क्या करना है, इफ़ नॉट बुक, अगर बुक नहीं हुआ तो रिटर्न करो नेक्स्ट रिस्पॉन्स
डॉट जेसॉन में, और ये यहाँ पर डालो मैसेज कि बुक नॉट फाउंड, ठीक है, और एरर भी डाल दो। ये मैसेज और एरर दोनों एक चीज़ ही में काम हो जाएगा। देखो, तो अगर बुक आईडी गलत होगा, किसी भी केस में अगर कोई बुक आईडी गलत डाल देता है, मान लो ये गलत आईडी डाल दिया, तो वो मैसेज आना चाहिए उसका कि बुक नॉट फाउंड हुआ। लेकिन फाइंड बाय आईडी अवेट, ये क्या कह रहा है, स्ट्रिंग, एक बार और अटेम्प्ट करते हैं, सही डालते हैं, सही में आ रहा है, चलो ठीक है। तो बुक बेसिकली आ गया मेरे पास, ठीक है। अब बुक नहीं आता तो क्या होता है, तो नॉर्मली यहाँ पे हम चेक कर लिया, और यहाँ पे कमेंट भी लिख देते हैं, इफ़ बुक नॉट फाउंड, हाँ बुक आईडी नहीं, ये नॉर्मली हम लोग बुक को जो है ना, यहाँ से जो वेरिएबल डेटा आ रहा है इसमें चेक कर रहे हैं कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस तरीके से हम कर रहे हैं। तो फाइंड भी कर सकते हैं ऐसे, अगर तुमको दिक्कत आ रहा है तो तुम अंडरस्कोर आईडी ऐसे करके फाइंड कर सकते हो ऐसे। तो फाइंड बाय आईडी का कंसेप्ट की जगह ऐसे लिख सकते हो, जिसके बाद तुम्हारा डेटा अच्छे से काम करेगा। देखो अभी काम कर रहा है, अब इसको हटाते हैं, और या ऐसा कोई आईडी डालते हैं जो है ही नहीं। देखो ये ब्लैंक डेटा, ब्लैंक तो आता ही है, फाइंड बाय आईडी ठीक था। देखो आया ना, नॉट फाउंड, तो वो ठीक है, वो अपने हिसाब से ठीक ठाक नॉट फाउंड। अगर बुक नहीं मिलेगा तो ये एरर तैयार है। अब बुक मिलेगा तो फिर नीचे आ सकते हैं, और बुक जब मिल जाएगा तो हम लोग और चेक करेंगे क्या मेरा इस यूज़र का, जो यूज़र को हम लोग पॉइंट कर रहे हैं वो यूज़र का डेटा है या नहीं। तो नॉर्मली हम उस यूज़र को पॉइंट कर सकते हैं कि उसका डेटा अवेलेबल है या नहीं। तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे ऑर्डर को। तो नॉर्मली हम लोग क्रिएट करने के लिए लगाएंगे लॉजिक कि लेट ऑर्डर, क्या ये ऑर्डर वेरिएबल में अवेट और ऑर्डर मॉडल, जो कि अभी हम लोग जस्ट बनाए हैं, ऑर्डर मॉडल डॉट फाइंड और क्या क्या चीज़ से चेक करना है। ऑर्डर मॉडल याद रखो, ऑर्डर मॉडल जो हम लोगों ने बनाया है उसमें क्या क्या कॉलम है, और उससे चेक क्या कर सकते हैं, यूज़र आईडी और ऑर्डर आईडी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यूज़र आईडी हम लोग कैसे फेच करेंगे यहाँ पे, क्या कोई तरीका है जिससे हम लोग यूज़र आईडी उठा सकते हैं यहाँ पे, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यूज़र आईडी के लिए कोई ऐसा तो वर्क नहीं है यहाँ पे। फाइंड बाय आईडी, यूज़र आईडी, क्या यूज़र आईडी में, अब इसको टोकन चाहिए होगा यहाँ पे, क्योंकि यूज़र आईडी टोकन के पास है। फ़िलहाल रुक जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे पहले हम लोग को टोकन लाना है इस जगह पे, कि मेरा एपीआई में टोकन एक्सेस हो जाए। टोकन एक्सेस करने के लिए हमको लिख लगाना पड़ेगा हेडर कुकीज़ डॉट गेट टोकन, ठीक है। और अगर टोकन मिल जाता है तो किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, लेट टोकन इज इक्वल टू, और यहाँ कॉमा लगा के टोकन को भी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं टोकन भी आता है कि नहीं आता। तो अभी टोकन है या नहीं है वो पहले देखना ज़रूरी है अपने इसमें। हमको नहीं लगता है कि टोकन होगा, एक्सपायर कर चुका होगा। कल वाला टोकन मतलब एप्लीकेशन में 1 ही घंटा का रखते हैं हम, नहीं है टोकन। हम आते हैं लॉगिन करने के लिए और करते हैं लॉगिन। क्या था, r@gmail.com, पासवर्ड क्या था, हाँ देखो टोकन आ गया मेरे पास यहाँ पे। तो टोकन आने का मतलब ये है कि क्या मेरा टोकन इस जगह पे एक्सेसिबल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर होगा तो हम इससे यूज़र आईडी निकाल देंगे। देखो ये भी हमको एरर दे दिया, cookies.get इज़ नॉट ए फंक्शन। एक बार नेक्स्ट.js के वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि कैसे हम API में एक्सेस कर सकते हैं। डॉक्स
और यहाँ पे सर्च करते हैं कुकीज़। ओहो, कुकीज़ डॉट स्टोर, इसी तरीके से हम भी गेट करेंगे। आते हैं अपने एपीआई पेज पे और इसको थोड़ा अच्छे से रिफॉर्म कर लेते हैं। ये देखो कुकीज़ में गलती क्या है, ये कुकीज़ छोटी ब्रैकेट तब गेट ऐसे करके आता है। खैर, दोबारा से हिट करते हैं। नीचे टोकन आ रहा है, ये देखो टोकन आ गया। तो टोकन नीचे आने का मतलब है कि मेरा यूज़र आईडी हम लाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो जब टोकन आ गया मेरे पास, इस टोकन से हम लोग निकालेंगे यूज़र आईडी। ठीक है, तो जब हम मेरे पास टोकन है तो मेरा यूज़र आईडी कैसे निकलेगा। तो JWT यानी JSON वेब टोकन के बारे में, हाउ हाउ टू गेट यूज़र फ्रॉम टोकन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमको टोकन को कैसे जनरेट कराना है या हम कैसे यूज़र आईडी ले सकते हैं टोकन से, वो देखते हैं। तो टोकन से अगर हमको यूज़र आईडी चाहिए तो मुझे लिखना होगा यहाँ पर, ये टोकन डेटा है, JWT.verify। ठीक है, तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा JWT लेट यूज़र इज़ इक्वल टू JWT, ये इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे डॉट वेरीफाई। स्पेलिंग मिस्टेक, पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट JWT फ्रॉम JSON वेब टोकन, ये यहाँ पे आ गया JWT डॉट वेरीफाई। इसमें टोकन डालना है मुझे, और सीक्रेट की मैंने क्या रखा था, लॉग माई प्रोजेक्ट, एक बार देख लेते हैं। एपीआई में रखा था ये रहा। ठीक है, तब जो मैंने सीक्रेट की रखा था माई प्रोजेक्ट, वही मुझे एक्चुअली यूज़ करना है। तो मेरा एपीआई ये है और माई प्रोजेक्ट डाल देना है। अब इसमें मेरे पास डेटा है यूज़र का, तो हम अब चेक करेंगे कि मेरे पास टोकन के अलावा वो डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हिट करेंगे। अरे वो पोस्ट कहाँ गया अभी, जिसको हम, अच्छा ये यहाँ, दोबारा से हिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमको कह रहा है यहाँ पे कोई एरर, देखते हैं क्या एरर है। JWS मस्ट बी स्ट्रिंग, JWT मस्ट बी स्ट्रिंग, ये क्या बात हुई। एपीआई वाला राउट ठीक है, इसमें ऐसे तो लिखे थे हम। माई टोकन JWT मस्ट बी ए स्ट्रिंग, JWT ठीक तो है। टोकन तो मेरे पास आ गया, माई प्रोजेक्ट सीक्रेट की लगा दिया, वेरीफाई हो गया। अभी ये स्ट्रिंग का क्या मैटर है। JSON वेब टोकन, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं, क्या गड़बड़ हो रहा है देख लेते हैं। ये गिटहब का वेबसाइट भी ऑफिशियल ही है। फंक्शन का नाम है वेरीफाई, जिसको हमको यूज़ करना है। देखो, रिक्वायर्ड साइन इन प्राइवेट की के साथ,
देखो यहाँ वेरीफाई हो रहा है ना, JWT। एक काम करते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट में लेते हैं, JWT स्मॉल में जाएगा तो शायद ऐसे लिखाएगा, तो ऐसे कोई एरर का फंक्शन एग्जीक्यूशन में खाली दिक्कत है, कैन नॉट है ना, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी, ऐसे नहीं होगा, वो कर्ली ब्रैकेट हटाना होगा तब। यहाँ तो ठीक ठाक काम किया था लॉगिन में, यहाँ पे क्या हो गया? गूगल कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन वेरीफाई, ओ अच्छा 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 अच्छा, अरे अरे मेरी गलती है, बताते हैं क्या, सुनो याद आ गया। यहाँ पर क्या गलती हुआ कि टोकन जो मेरे पास आ रहा है ना, तुम लोग नोटिस करना, जब टोकन आ रहा है तो पूरा ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, देखना टोकन आ रहा है तो देखो, टोकन जब आएगा नीचे तो पूरा ऑब्जेक्ट है वो, तो हमको टोकन में सिर्फ उसका वैल्यू से काम है ना, बहुत कुछ आ रहा है ना, तो हमको सिर्फ वैल्यू से काम है, इसीलिए ऐसा हुआ। तो हम लोग यहाँ टोकन डॉट वैल्यू लिख देना, तब स्ट्रिंग हो जाएगा, तब ये हमको लगता है कि एरर नहीं देगा। अब जो एरर है वो दूसरा होगा, अब वो JWT को सही कर लेते हैं जैसे था, देखो ये ऐसे ही काम करता है, कैपिटल वाला JWT डॉट वेरीफाई, और ये यूज़र को हम पिंच करते हैं, ठीक है। अब क्या एरर है वो देखते हैं, एक्सपायर्ड इन तो ठीक ठाक आ रहा है, टोकन एक्सपायर्ड, JWT एक्सपायर हो गया होगा, कोई इशू नहीं है, हम यहीं पे लॉगिन करेंगे तब होगा। टोकन आ रहा है लेकिन एक्सपायर्ड आ रहा है, अच्छा ये मैच कर लो, तो टोकन ये वाला जो आ रहा है 94 लास्ट में, ठीक है, और अगर हम इसको लाइन को हटा दें तो इसका टोकन जो आ रहा है वो एक्सपायर्ड आ रहा है। यहीं पे एक बार लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक और ऐसी पोस्ट निकालेंगे और रजिस्टर की जगह लॉगिन लगाएंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे, ईमेल और पासवर्ड ना, rock@r@gmail.com। ये एक बार लॉगिन करके यहाँ टोकन स्टोर करवा देते हैं। देखो लॉगिन सक्सेसफुली, टोकन जनरेट हो गया। अब इस टोकन को यहाँ से हिट करते हैं, देखो हो गया। तो नॉर्मली मेरा काम हो गया, टोकन मेरा स्टोर हो रहा है, और जो यूज़र, देखो ध्यान से सब लोग, जो यूज़र मेरा स्टोर है उसका सारा डेटा आ रहा है, यूज़र का आईडी भी आ रहा है, यूज़र का ईमेल भी आ रहा है, जो लॉगिन है उसका आ रहा है। तो बेसिकली मेरे पास यूज़र इन्फॉर्मेशन आ गया। अब मेरे पास बड़ा आसान हो जाएगा काम करना। हम JWT टोकन से डेटा उठा लिए हैं, और इसके अलावा हम यहाँ पर अब लिखेंगे यहाँ पर एक कंडीशन लेट ऑर्डर, और लिखेंगे यहाँ पे ऑर्डर मॉडल में फाइंड करो। ऑर्डर मॉडल इंपोर्ट होना चाहिए, ध्यान रखना, इंपोर्ट है, हाँ ठीक है। तो फाइंड करो सबसे पहले तो उस यूज़र आईडी को, यूज़र आईडी, अब ये यूज़र आईडी में आई कैपिटल है या नहीं है, मॉडल में देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आई कैपिटल है, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा यहाँ पे यूज़र आईडी कॉलन। अब देखो यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, शायद यही टोकन से रिटर्न आया था, नहीं सिर्फ आईडी है। ये देखो यहाँ के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम यूज़र डॉट आईडी, तो यूज़र डॉट आईडी, यूज़र आईडी मैच करना चाहिए। अगर यूज़र आईडी मैच कर जाता है डॉट आईडी, उसके अलावा, अरे यूज़र डॉट आईडी, और उसके अलावा एक चीज़ और मैच कराना हमको, वो ये है कि वो उसका जो ऑर्डर्ड होगा वो फॉल्स होना चाहिए, तो फॉल्स ही है। उसके बाद ये डेटा कंप्लीट, तो ये फाइंड करके हमको बताएगा क्या ऑर्डर है या नहीं है, ठीक है। तो फाइंड किया और इसमें बताया कि ऑर्डर है या नहीं है। तो अभी हमको ऑर्डर चाहिए नल, यानी ऑर्डर आएगा तो खाली आना चाहिए। तो हम इसको हिट करेंगे दोबारा से,
और देखो हिट करने के बाद हमको क्या डेटा मिलता है। अभी हमको क्या एरर है, दोबारा से 500 का एरर है, बट एरर क्या है देखना पड़ेगा। क्या लिख रहा है, कन्वर्ट सर्कम, वो कन्वर्ट नहीं कर रहा है एक्चुअल में। राउट में हम लोगों ने ऑर्डर से डेटा फाइंड आउट किया, अवेट नहीं लगाया, अवेट, ठीक है। तो अब हिट करेंगे। अब मेरे बुक की इन्फॉर्मेशन के अलावा हमको ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन खाली चाहिए। हाँ एकदम खाली है, यानी ऑर्डर है नहीं। तो अगर ऑर्डर नहीं है तो हम ये यहाँ कहेंगे इफ़ ऑर्डर का जो लेंथ है वो अगर 1 से कम है, तो 1 से अगर कम है तो फिर ऑर्डर बनाओ, तो ऑर्डर क्रिएट करो, मतलब अवेट, और इसको स्टोर कर लेते हैं न्यू ऑर्डर, ठीक है, नाम के वेरिएबल में। और यहाँ लगाएंगे ऑर्डर डॉट क्रिएट, क्रिएट या इंसर्ट, क्रिएट, ठीक है। ऑर्डर क्रिएट करो जिसका यूज़र आईडी डॉट आईडी के बराबर हो और उसका ऑर्डर्ड फॉल्स हो, ये क्रिएट कर दो। तो जब नहीं मिलेगा उसको तो ये क्रिएट होना चाहिए। एक बार और सबमिट करके देखते हैं दोबारा से, हाँ हो गया क्रिएट। तो इसका मतलब है कि मेरा डेटा क्रिएट कर दिया मैंने। अब ये ऑर्डर क्रिएट होने का मतलब हो गया कि हम तैयार हो गए कि मेरे पास अब ऑर्डर है। अब ये है मामला, आगे का लॉजिक ये है कि ऑर्डर अगर है तो ऑर्डर आइटम बना दो, अगर वो भी है तो क्वांटिटी बढ़ा दो। ये सारे लॉजिक्स अभी हमको यहाँ लिखने हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमको छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ओवरऑल क्या किया, पहले पैरामीटर से बुक निकाला, फिर उस बुक को ढूंढा मेरे डेटाबेस में है या नहीं है। अगर बुक नहीं है तो वो मैसेज देता है, अगर मैसेज बुक है तो फिर टोकन निकाला ब्राउज़र से, टोकन को फिर हम लोग वेरीफाई किया और उस टोकन वेरीफाई करके उससे डेटा यूज़र का इन्फॉर्मेशन निकाला। ये इसमें क्या क्या स्टोर है पता है आपको, जब हम लोग लॉगिन बना रहे थे टोकन का डेटा स्टोर करवाए थे ये, तो यही स्टोर है, यूज़र का आईडी भी स्टोर है और यूज़र का ईमेल भी स्टोर है। एग्जैक्टली यहाँ पे ये दोनों चीज़ मेरे पास इसमें मिल जाता है। जिसके बाद हम उसमें से आईडी निकाल के चेक किया क्या क्या ऑर्डर टेबल में पहले से ही, अगर पहले से ये तो नया नहीं बनाना है हमको, पहले से ही अगर ऑर्डर उस यूज़र का है तो फिर कुछ मत करो, और उसका ऑर्डर फॉल्स होना चाहिए। हो सकता है उसने एक पेमेंट कर दिया, अभी नया कार्ड ऐड कर रहा है, इसलिए हम फॉल्स को भी चेक किया। अगर ये ऑर्डर वाला वेरिएबल में ब्लैंक आता है, यानी लेंथ आता है 0, तो इसका मतलब है कि इसको नया बना के देना होगा। तो नया बनाने के लिए हम लोगों ने ये कमांड लगाया। अभी तक इतना ही हुआ है। आगे का क्या काम है कि अगर ऑर्डर आइटम बन जाता है तो फिर ऑर्डर आइटम वाले मॉडल में चेक करो कि क्या मेरा ये आइटम जो बुक अभी हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं कार्ट में वो है या नहीं है। अगर है तो क्वांटिटी बढ़ाओ, अगर नहीं है तो नया बनाओ। तो ये दोनों कंडीशन हम लोग कल करेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। और ये जितना भी काम अभी हम किए हैं उसको कर लीजिएगा, तभी इसको आगे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।